नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है 2022 वाला, जिसके एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। और जो हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, इस पार्ट के बेस पर पीजीटी में 10 प्रश्न आएंगे और टीजीटी में 15 प्रश्न आएंगे और पीआरटी में इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एक से अधिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों के आधार पर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मैं आपको बताता रहूँगा कि किस प्रकार के टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक बने रहिए वीडियो में, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आप चाहे तो, अगर आप चाहते हैं कि वो भी लग जाएँ, हैं? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद्यार्थियों में गणित में मूर्त चिंतन विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? टू प्रमोट कॉन्क्रीट थिंकिंग इन मैथमेटिक्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं। पहले सांख्यिकी की संकल्पना को पढ़ाना और फिर संभाव्यता की संकल्पना को पढ़ाना, यानी कि पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा और बाद में प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है। आप सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं दोस्तों, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप प्लेबैक स्पीड को दुगना या 1.5 या 1.25 करके देख सकते हैं, लेकिन अंत तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। गारंटी दे सकता हूँ, इसको देखने के बाद आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये जो कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल है, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में या पीआरटी कर रहे हैं, सबको एक आइडिया लग जाएगा इसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय शिक्षक को, टू प्रमोट क्रिएटिविटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ए स्कूल टीचर शुड क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पारंपरिक कार्य कर देने चाहिए, या विद्यार्थियों को गैर पारंपरिक कार्य देने चाहिए, या विद्यार्थियों को सह पाठ्यचर्या जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें भाग लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, या प्रतिक्रिया देने के लिए विद्यार्थियों को नैतिक दुविधा आधारित संदर्भ देना चाहिए? तो क्या होगा? अगर आपको बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए आपको? मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट है। गिव नॉन कन्वेंशनल असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, गैर पारंपरिक कार्य देने चाहिए उनको, ताकि उनको लगे कि ये सारी न्यू चीज़ है और वो बच्चा सोचेगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस का शिक्षण किशोरों को अवधारणा निर्माण में सहायक हो सकता है? कोयला एवं पेट्रोलियम, घर्षण, संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक, मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। आप ऑप्शन देख करके अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा, किसका शिक्षण कराने पर किशोरों में किसका निर्धारण होगा। कॉन्सेप्ट यानी कि हाइपोथेसिस इंफॉर्मेशन वहां पर बढ़ेगा। जल्दी से कमेंट करो आपका उत्तर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन की एक गैर मानकीकृत तकनीक नहीं है? मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक कौन सी नहीं है निम्न में से? तो यहाँ पे देखो, रुचि इन्वेंट्री यानी कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री, यहाँ पे समाज मिति, रेटिंग स्केल, और यहाँ पे उपख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो इनके अंदर आपको पता है गैर मानकीकृत तकनीक नहीं है, कौन सी है? ध्यान से देखो और कमेंट करो उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कब पारित हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा गारंटेड, मैं आपसे बोल रहा हूँ। 25 जो क्वेश्चन है इसमें 2016 आंसर आएगा। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2016 में, क्योंकि आपको पता है इससे पहले हमारा एक एक्ट था पुराना वाला 1995 वाला, इसके अंदर कुछ संशोधन किए गए और इसी की जगह ले लिए इस एक्ट ने 2016 वाले ने, और नेक्स्ट ईयर इसको लागू कर दिया गया था 17 के अंदर ही। सुधार क्या हुआ इसके अंदर? कुछ चीज़ें बदली गई, जैसे 1995 वाला जो एक्ट था उसके अंदर ओनली 7 टाइप्स की डिसेबिलिटीज थी, जबकि 2016 वाला जो एक्ट है 16 वाला, इसमें जो डिसेबिलिटी का जो टाइप्स है वो बढ़कर कितना हो गया? 21 हो गया, यानी कि +14 कर दिया यहाँ पे, 14 और बढ़ा दी है, तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 6 से लेकर 18 वर्ष तक के दिव्यांगजन हैं, 6 से लेकर 18 वर्ष तक के जो दिव्यांग बालक हैं, उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क अधिकार
जो है शिक्षा का वो प्रदान किया गया है इस एक्ट के द्वारा। आपको पता है नॉर्मली आपको याद होगा 6 to 14 अनिवार्य शिक्षा, लेकिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत क्या है 6 to 18 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है माइंड के अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं, और ये यहाँ से पढ़ लीजिए आप, ये जो एक्ट है ना पूरा पढ़ लीजिए भैया, प्रश्न आएगा यहाँ से, मुझे लग रहा है 90% चांस है पूछे जाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? ये प्रश्न भी उसी से रिलेटेड, अगर आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको ये चीज, है ना, मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वाज हेल्ड इन द ईयर, इसका सही आंसर है 2006। कब है दोस्तों? 2006 के अंदर हुआ था ये, और इसको जब लागू किया गया था बाद में लागू हुआ था ये 2008 के आसपास, यानी कि 2 साल बाद इसको लागू किया गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के बाद क्यों छोड़ रहे हैं दिव्यांगजन अधिकार एक्ट को, पढ़ डालिए इससे संबंधित, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चूंकि अध्यापक विकास कार्यक्रम के, चूंकि अध्यापक यहाँ पे है अध्यापक विकास कार्यक्रम उनके क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक हैं, सिंस टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर नेसेसरी फॉर देयर कैपेसिटी बिल्डिंग, दीज शुड बी, कैसे होनी चाहिए? अध्यापकों के लिए अस्थायी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, या प्रबंधन या सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित होनी चाहिए, या प्रबंधन या सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित होनी चाहिए? क्या होगा आपके अनुसार उत्तर? पढ़ा है तो आपने, तो इस पर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फुली फंडेड बाय द मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, प्रबंधन और सरकार उसके द्वारा ही पूर्णतः वित्त पोषित होना चाहिए, यानी कि सभी पैसा वही खर्च करनी चाहिए जो जिसके अधीन आपकी विद्यालय हैं जो अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग करा रही है। 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पड़ोसी विद्यालयों से जुड़ाव का किसके लिए बेहतर प्रयोग किया जा सकता है? पड़ोसी विद्यालयों से जुड़ाव का किसके लिए बेहतर प्रयोग किया जा सकता है? लिंकेज विद नेबरिंग स्कूल कैन बी बेस्ट यूटिलाइज फॉर, अंतर विद्यालय प्रतिस्पर्धा आयोजित करने में, अध्यापकों की विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में, या सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करने में? दोस्तों बताओ क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका प्रश्न होना, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए, आइडिया लगा लीजिए आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टीम भावना बनाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? टीम भावना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिल्डिंग टीम रिलेशनशिप्स? पारस्परिक समझ, व्यक्तिगत संपर्क, या कार्यस्थल की संरचना या विनिधान, टीम में व्याप्त शक्तियों का सदुपयोग? क्या होना चाहिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपके अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा टीम में व्याप्त शक्तियों का सदुपयोग, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ विद इन द टीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक अध्यापक को मार्गदर्शक मेंटर समझा जाता है। ए टीचर इज कंसिडर्ड एज ए मेंटर व्हाई हु, पाठ्य पुस्तक सामग्री की विवेचना करता है इसलिए समझा जाता है क्या? अधिगम में कमी न आने देने का ध्यान रखता है, कक्षा में अच्छे नोट्स लिखवाता है, या फिर शिष्यों की भागीदारी पर ध्यान देता है? बताओ, उत्तर कमेंट करो इसका। तो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अध्यापक को मेंटर समझा जाता है, मार्गदर्शक समझा जाता है, ताकि बच्चे का क्या ना हो, अधिगम में कमी नहीं आने देने का ध्यान रखता है वो, कि लर्निंग गैप ना बन जाए, इसका बड़ा ध्यान रखता है, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए अध्यापक को क्या समझा जाता है? मेंटर समझा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना किसका आधार होना चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, आरटी एक्ट 2009 से पूछा गया है। वार्षिक कैलेंडर निर्धारित करने का, अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति निर्धारण का, प्रधानाचार्य और अध्यापकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का, या स्थानीय प्राधिकरण सरकार द्वारा आयोजना बनाना और अनुदान प्रदान करना? विद्यालय विकास योजना का आधार क्या होना चाहिए? आप बताओ, इसका उत्तर कमेंट करो। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, प्लान्स एंड ग्रांट्स टू बी मेड बाय द लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 31, ठीक है। आरटी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अच्छे पहलकर्ता के लिए क्या करना आवश्यक नहीं है? एक अच्छे पहलकर्ता के लिए क्या करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी एक्ट फॉर ए गुड इनिशिएटर? संदर्भ निर्धारण, उद्देश्य बताना, मुख्य बातों को संक्षेप में बताना, निष्कर्ष में नई जानकारी देना। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए पहलकर्ता से, लेकिन इनमें जो शामिल नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर कमेंट करो जल्दी। इसका आंसर होगा निष्कर्ष में नई जानकारी देना, ठीक है। पुटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन द कंक्लूजन। आपको पता है निष्कर्ष में नई जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है, पहले जो आपने किया है उसका ही एक कंक्लूजन होता है, समराइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। संस्थागत विकास की महत्वपूर्ण बात क्या है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? विद्यालय के प्रधानाचार्यों को आत्म यथार्थवादी बनने का अवसर देना, अध्यापकों को समाज से आदर पाने का अवसर देना, विद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक संसाधन बनने की बजाय मानव के रूप में कार्य करने का अवसर देना, या छात्रों को अपने शिक्षा के अधिकार के लिए प्रेरित करने का अवसर देना। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेहतरीन कोर वैल्यू पूछा है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कमेंट करो फटाफट इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे। विद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में एक संसाधन बनने की बजाय मानव के रूप में काम करने का अवसर देना। बेहतरीन ऑप्शन है आपके सामने 33 में 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 34। तुलनात्मक रूप से किसके लिए दक्षता आधारित अधिगम की आवश्यकता है? आपको पता है कंपैरेटिवली कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट नेसेसरी फॉर इन्फेंट्स, और यहाँ पे जो एडोलसेंस, सेकेंडरी स्कूल लर्नर्स या स्पेशल चिल्ड्रन, सभी के लिए चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे लिखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको है? इनमें जो दिया गया है ना, इनमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको है? जल्दी से कमेंट कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष बालक, स्पेशल चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? स्पेशल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। विद्यालयों द्वारा शिक्षा के किस उद्देश्य को श्रेष्ठतम रूप से प्राप्त किया जा सकता है? श्रेष्ठतम रूप है, ठीक है ना, यानी कि सबसे हाईली जो है वो कौन सा है? बाकी सारे ही हैं। विद्यालय में आएगा तो बच्चे का सभी प्रकार का विकास होगा, लेकिन मेन उद्देश्य कौन सा है? बच्चे का सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम रूप से कौन सा विकास होता है, ये देखना है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों का मनोशारीरिक विकास, साइकोमोटर, या बच्चों का भाषिक विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो सबसे बेस्ट जो आपका आएगा, श्रेष्ठतम विद्यालय बच्चे क्यों जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चा संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा स्कूल में पढ़ता है, विद्यालयों में। बाकी सारे विकास होते हैं, आपको पता है आजकल तो 360 चल रहा है, मतलब बच्चे का हर प्रकार का डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? कौन सी वर्ष में आई थी? फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज ब्रॉट इन द ईयर। तो आप सभी को पता है, कोठारी कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, 1964-66। उसी के बाद में जो एक नीति आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो कौन सी आई थी? 1968। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी देख लीजिए, पॉलिसी सारी देख लीजिए, 68 वाली देख लीजिए, 86 देख लीजिए, 92 वाला जो प्रोग्राम है वो देख लीजिए, 2005 वाला एनसीएफ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ एनसीएफ को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है। 2005 वाला जो एनसीएफ कथन आए हैं, पिछले पेपर में भी आया था, इसमें भी आया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बेहतरीन। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो आपको पढ़नी ही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कथन आया है, क्या आया है? यू प्रोवाइड इनेबलिंग कंडीशंस, लर्निंग विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। अगर आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कराएंगे ना, समर्थ स्थिति उत्पन्न कराएंगे, तो अधिगम स्वतः होगा, ऑटोमेटिक वहां पे अधिगम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है ना, किस डॉक्यूमेंट के अनुसार है? ये पहले भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको हल करवाया था पिछला क्वेश्चन, उसमें भी आया था ये पिछला पेपर जो था। तो इसका जो सही उत्तर है सेम ही है, ये एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, ठीक है ना। प्रश्न आ रहा है, पढ़ लीजिए भैया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम? यह अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रवृत्ति को घटाती है, बिल्कुल सही बात है। अंक जो प्राप्त करने की प्रवृत्ति को घटाएगी, ये तो विशेषता है। ये विद्यार्थियों पर सामाजिक दबाव कम करती है, बिल्कुल बात है, क्योंकि विद्यार्थी को जब नंबर ज़्यादा आएंगे और किसी बच्चे को कम आएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, घर जाके बोलेगा मेरे तो कम नंबर आए, तो वो थोड़ी सी क्या होगी, उस पर सामाजिक दबाव बनता है, ठीक है। ज़्यादा नंबर लाने वालों की ही वाई होती है फिर उस समय। तो यहाँ पे ग्रेडिंग है, यहाँ पे लगभग, यानी कि ग्रेडिंग का मतलब समझते हैं कि कुछ एक बीच के अंदर एक अंतर होता है। जैसे मान ले 91% से 100% वाले को एक ग्रेड मिल गया, 75 से 90 तक को अलग ग्रेड पाया, वो अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर एक हीन भावना नहीं होती है, सामाजिक दबाव को ये कम करती है, बिल्कुल बात सत्य है इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये अधिगम वातावरण की गुणवत्ता में कमी लाती है, बिल्कुल गलत है। गुणवत्ता में कमी लाने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। ये आकलन में होने वाली मानवीय त्रुटि को में भी कमी लाती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषता नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। हम जो हल कर रहे हैं, पीजीटी का जो एग्जाम आया था उसके प्रश्न है, पीजीटी के अंदर जो कॉमन पेपर आया था उसके प्रश्न हल कर रहे हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया था कि पीजीटी में 10 प्रश्न आएंगे इस पोर्शन के, टीजीटी में 15 प्रश्न आएंगे, जबकि पीआरटी में 30 क्वेश्चन आने वाले इस पोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षता आधारित शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज, अवसरों की समानता, विद्यार्थियों की गति
अनुसार अधिगम, निपुणता युक्त अधिगम या व्यक्तिक अधिगम। तो दोस्तों दक्षता आधारित की बात कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात कर रहा है। कॉम्पिटेंसी का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे होगा निपुणता युक्त, मास्टरी लर्निंग, ठीक है, निपुणता युक्त अधिगम यहाँ पे आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था यार, मजा आ गया पढ़ के। नेक्स्ट देखो 40वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 किस आयु वर्ग के बच्चों को आधार वर्षों में अंतर्गत रखा है। आपने एनईपी पढ़ी होगी 2020, तो आपको पता है यहाँ पे जो सिस्टम आया है नया वाला हमारा 5+3+3+4 ये वाला सिस्टम है। आपको पता है जो बेस एजुकेशन है हमारा, बेस जो सिस्टम रखा है उसमें एज है 3 to 8 ईयर्स, 3 to 8 ईयर्स यहाँ पे रखा है बेस के अंदर, है ना, 3 to 8 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सारे याद कर लेना, चारों के चारों है, ठीक है ना। फाउंडेशनल जो स्टेज है उसमें हमारे 5, यानी कि इसको भी 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं, 3 to 6, 3 to 8 है ना ये, इसको हम कैसे कर सकते हैं 3 to 6 है। इनके लिए तो आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, बाल वाटिका का प्रावधान किया गया है, बाल वाटिका या प्री प्राइमरी कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चा 6 से 8 वर्ष का जब हो जाएगा तो ग्रेड 1 और 2 में जाएगा, वो ग्रेड 1 और 2 कर लेगा वो यहाँ पे 6 to 8 ईयर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है ना, इसको प्रीपेटरी स्टेप जो सेकेंडरी वाला पोर्शन है, सेकंड वाला, इसके अंदर है बच्चा 8 से 11 वर्ष तक की एजुकेशन, यानी कि क्लास 3 to 5, क्लास का मतलब ग्रेड 3 to 5 यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट 3 वाला जो है इसमें 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे और 6 से 8 तक के ग्रेड यहाँ पे पूरे कर लेंगे। और लास्ट वाला जो पार्ट होगा 14 to 18 ईयर्स होगा, आपको पता ही है, और 9 to 12 की कक्षा यहाँ पे बच्चा कंप्लीट कर लेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। एक प्रश्नों के आधार पर आपको अंदाजा लग गया कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज का दूसरा वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना, दोस्तों को शेयर कर दो अगर आपकी मन में इच्छा आ रही है। और मैं इन प्रश्नों के आधार पर एक शानदार वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके पार्ट 3 को मजबूत करेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, लर्निंग करते रहिए।